Assalamualaikum students, me Ahmed Mahes before you with some MCQs asked it and morning shift of the mute entry test 2022 20th August 2022। ऑलराइट, तो उसमें कोई सा भी क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे ये मतलब कोई 17-18 क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो वो मैंने सॉल्व करवाए। ठीक है, फाइंड रेडियस 3 and 5 सेंटीमीटर, मतलब उसने कुछ वैसे ही लिख दिया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन था। अब इस वाले क्वेश्चन का पर्टिकुलर डेटा देख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फाइंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज व्हाट। इसमें तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये दो सर्कल्स जो हैं, अगर ये दो सर्कल्स हैं, दोनों का रेडियस, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है, इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ़ दे आर टचिंग एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इफ़ दे आर टचिंग द एक्सटर्नली, और इसका जो सेंटर है वो C1 है और इसका जो सेंटर है वो C2 है, और इसका रेडियस लेट से R1 है, इसका रेडियस जो है लेट से R2 है। अगरचे दे टच, इधर होता कि इधर कंडीशन क्या हो जाती है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इफ़ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ़ दिस सर्किल टचेज एक्सटर्नली। फिर क्या करते हैं हम, देखो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स C1 C2 जो डिस्टेंस है, C1 C2 लाइन जो है, ये वाली पूरी लाइन, इसका जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 के नहीं बराबर। मतलब जब सर्किल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो उनके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डायरेक्ट सम ऑफ देयर रेडियाई। उनका जो रेडियस है उनका डायरेक्ट सम कर लो। ठीक है, कैसे? अब मतलब इनके दरमियान अगर चाहिए दो सर्कल्स हैं विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स, अगर चाहिए एक्सटर्नली जो है आपस में मिल रहे हैं, तो इनके जो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेट्स से 3 सेंटीमीटर वाला है और ये 4 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, और ये 4 और ये मैंने 3 कर दिया, तो इनके दरमियान देखो डिस्टेंस पूरा का पूरा कितना हो गया, 7। दोनों के रेडियस को डायरेक्ट ऐड कर दिया, कब? जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हो, बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास, और क्या हो सकता है कि दे सर्कल्स में टच ईच अदर इंटरनली भी तो टच कर सकते हैं ना। लेट्स से इस तरह का कोई सर्कल है और दूसरा सर्कल जो है ना इस तरह का हो, ये इंटरनली जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इंटरनली जब टच कर रहे होते हैं तो इनके जो सेंटर्स का जो सम होता है, ये वाला C1 C2, अब की बार ये C1 है अगर और ये C2 है, C1 C2 जो होता है, अब की बार ये इनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। लेट से R1 बड़े वाले में से छोटा है, छोटे वाले से बड़ा, अगेन मॉड होगा तो उसको नेगेटिव आ जाएगी क्वांटिटी, मतलब ओवरऑल डिफरेंस लेना, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, यही मान लो। ठीक है, R1 माइनस R2 डिफरेंस कर देंगे। जब when the circles touches internally, then the distance between their centers is equals to difference of their radii. All right, ठीक है। अब ये वाले देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है और इसका जो रेडियस है ये वाला है, और इसका जो रेडियस है वो ये वाला है पूरा। अगर मैं इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो कि एक्चुअल में C2 का मतलब R2 है, सर्किल 2 का रेडियस 2 है, सर्किल सेंटर C2 उसका रेडियस R2 है, वो वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एक्चुअली में डायरेक्टली C1 C2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली में देयर डिफरेंस के बराबर है। और क्या कंडीशंस हो सकती है कि सर्कल्स में इंटरसेक्ट इनटू टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो दो सर्कल्स हैं, लेट्स से दे में इंटरसेक्ट है टू रियल पॉइंट्स, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कब करेंगे, ये वाली कंडीशन याद रख लें, व्हेन डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई is less than the distance between their centers C1 C2 is less than, मतलब उनका जो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है और वो कम होना चाहिए इनके डायरेक्ट रेडियस के सम के बराबर। मतलब सम ऑफ द रेडियस, सॉरी डिफरेंस ऑफ रेडियस और सम ऑफ रेडियस के दरमियान क्या होनी चाहिए, उनके जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है वो डिफरेंस ऑफ रेडाई और सम ऑफ रेडाई के बिल्कुल बीच में कहीं आना चाहिए। ठीक है, इस वाले इंटरवल में आना चाहिए। और क्या कंडीशन हो सकती है कि सर्किल में नॉट टच, सर्किल डू नॉट टच, सर्किल टच ही ना करें, वो क्या कंडीशंस बनेगी? सर्किल्स टच कब नहीं करते? लेट से ये हमारे पास सर्किल है विद सेंटर C1 और इसका जो रेडियस है वो R1 है, और ये वाला भी, ये क्या है, ये C2 सेंटर C2 और सर्किल विद सेंटर C2 और इसका जो रेडियस है R2 है। देखो ये मिल नहीं, एक दूसरे को कट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही टच कर पा रहे हैं एक दूसरे को। अब इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हो कि C1 और C2 कितना बड़ा डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के दरमियान, इतना सा, और इनका जो अलग अलग सम है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे C1 C2 जो है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन डायरेक्ट सम ऑफ देयर रेडाई, तभी जो ये एक्सटर्नली डज नॉट टच करेंगे।
टचिंग ना करेंगे, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन देयर सम, देयर डायरेक्ट सम। और क्या हो सकता है, और एक लास्ट कंडीशन ये है कि ये वाली भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि एक बड़े वाला सर्किल है, एक आपके पास में ये बड़े वाला सर्किल है, एक अंदर ही इसके छोटे वाला सर्किल हो, ठीक है। अभी तो टच नहीं कर पा रहे ना, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर C1 एंड C2 विल बी लेस देन, इवन लेस देन देयर डिफरेंस के, उनका जो डिफरेंस होगा उनसे भी कम होगा, वो कितना ही पास आ गए एक दूसरे के, ठीक है। तो ये वाले कंडीशन याद रखने हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज लेस देन, इवन लेस देन देयर डिफरेंस, इवन लेस देन डिफरेंस ऑफ रेडियाई। तो ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरह का था तो आपको मैंने समझाया, एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो ये वाली 7 इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी जितनी कंडीशन है वो आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं किस मूड का क्वेश्चन था, किस मतलब जो पॉइंट्स बताएं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, मोस्ट प्रॉबेबली इस वाले पॉइंट से जिसमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेंज ऑफ साइन, रेंज ऑफ साइन एक्स हो, साइन ए एक्स हो, बाहर वाली इसका जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है ना, रेंज ऑफ साइन एक्स, इनपुट कोई भी दो, आपके पास में आंसर जो आता है आउटपुट रेंज वो -1 to +1 ही आएगा, और क्लोज इंटरवल में, मतलब -1 अगर ये वाला ऑप्शन होता तब भी सही था, अगर ये ऑप्शन हो तब भी चलेगा। कि y जो है आपका, y आउटपुट क्या है ना, y के आंसर है, sin 4x के क्या क्या आंसर मिल सकते हैं, वो वाला y लेस देन होगा, -1 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब -1 और 1 के दरमियान 1 और -1 भी इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ cot y, cot x होता है, जनरली हमने ये पढ़ा, लेकिन बस एंगल चेंज कर दिया और तो कुछ नहीं किया। cot y का डेरिवेटिव क्या होता है, अब cot y था या cot इनवर्स y था विद रिस्पेक्ट टू y, अब cot अगर y था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cot y cosec y और नेगेटिव साइन के साथ इसका डेरिवेटिव है। और अगर ये cot इनवर्स था तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव ऑफ जो tan का डेरिवेटिव होता है और वो होता है 1 + y²। और इस वाली क्वांटिटी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह का ऑप्शन भी होता है, तो काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, अच्छा ये क्या ऑप्शन आ गए, तो ये माइनस जो है एक्चुअली में नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इस तरह भी कुछ लिखा जा सकता है कि -1 - y², ठीक है। तो ये दोनों सेम ऑप्शन है, एक्चुअली माइनस जो है नीचे मल्टीप्लाई हो गया है, ऑलराइट। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, ये पास पेपर्स में भी था, आज भी शायद आया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो dx लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी सी आता है, ये याद रख लो। 4 स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन 4 कॉलेजेस इन हाउ मेनी वेज, या इन हाउ मेनी वेज 4 स्टूडेंट कैन ज्वाइन 4 कॉलेजेस। आपके पास में 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है, टोटल 4 कॉलेजेस हैं, कॉलेज लेट से कॉलेज A B C और D कॉलेज है। पहला बच्चा होगा, उसके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन ले ले, ठीक है, किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन ले ले, मतलब पहले बच्चे के पास जो है 4 पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या है, भले ही जिसमें पहले वाले ने एडमिशन ले लिया भले ही उसमें भी ले, कोई मसला नहीं है, तो उसके पास भी मतलब इसमें मतलब रिपीटेशन हो गई, इस वाले कॉलेज में भी ले सकता है, बाकी 3 में भी ले सकता है, उसके पास भी 4 पॉसिबिलिटीज़ है, इसके पास भी इस तरह 4 होंगी, इसके पास भी इस तरह 4 होंगी, तो 4 × 4 × 4 × 4, 4 की पावर 4 होगा इसका आंसर। 4 की पावर 4 क्या इसका आंसर होता है, 4 × 4 16 × 4 16 × 4 64, 4 टाइम्स ऑफ 64 इज इक्वल टू आई थिंक होता है 256 आंसर, कंफर्म कर लेना, लेकिन 4 की पावर 4 इज आवर आंसर, ऑलराइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, लिमिट आपके पास में 3 है, क्या करेंगे आप कि 3 है ना लिमिट, अगर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का केस नहीं बन रहा डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, धोखा ना खाओ। ऐसा नहीं है कि हर बार आप सॉल्व ही करें, फर्दर कुछ भी करें, पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करें। अगर आपको एक नॉर्मल सा आंसर कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है तो दैट इज आंसर, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे भी आंसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जो सॉल्व करें कुछ भी करें, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। 3 जब पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इसका आंसर 9। फाइंड द बायनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x इन टर्म दिस, इस वाले एक्सप्रेशन में x का जो है बायनोमियल कोएफिशिएंट बताना है। मैंने आपको बताया था अपने बायनोमियल थ्योरम का जो प्रैक्टिस MCQs करवाए थे, ठीक है, उसमें आपको क्या बताया था कि अगर हमें x की पावर n, मतलब इस वाले पर्टिकुलर x पावर p प्लस 1 ओवर प्लस या माइनस 1 ओवर x पावर q होल पावर n हो, और आपसे किसी m वाले पावर x की पावर m का कोएफिशिएंट पूछ रहा हो, तो उसके लिए r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू np माइनस m। m क्या है, n क्या है, ये वाला होल पावर जो एक्सप्रेशन के होल पावर में है, और p क्या है, पहले वाले टर्म का पावर है, और m क्या है जो एक्चुअली जिस पावर वाला x आपसे पूछा गया उसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे जैसे x पूछा गया x की पावर 1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन पहले फार्मूला तो लिख लें, और फार्मूला मैंने लिखाया था आपको p प्लस क्यू, वेयर p इज दिस और q ये है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू इसके लिए n की वैल्यू 7 है, p की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 माइनस m की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 है, डिवाइडेड बाय p प्लस q, p की वैल्यू भी 1 है, q की वैल्यू भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 2 बन रहा है। इसका आंसर आएगा 6, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब जो बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा टोटल पावर 7 है, बायनोमियल कोएफिशिएंट का आंसर जो 7 3
जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी 7 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ रहा होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो ऊपर वाली कंट्री इसमें से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएंगे और 3 फैक्टोरियल एक्चुअल में 6 के बराबर होता है। 3 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि 6 के बराबर होगा। तो 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल कर लिया, बाकी 5 और 7 बच रहे हैं, तो इसका 35 आंसर है। ऑलराइट, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, व्हाट डज इट मीन? देन बी इज व्हाट? बी क्या हो सकता है? ए यूनियन बी जो है वो ए के ही बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है? या तो ए और बी जो है दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, तब बी आंसर सही है। ठीक है, और क्या कंडीशन है? मोस्ट जो एक्यूरेट है वो ये है कि अगर बी जो है सबसेट हो ए का, ठीक है, मतलब ए में कुछ एक ज्यादा एलिमेंट है, ए जो है, इस वाले क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे तो मैंने आपको बताया था सेट्स वाले लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, कि आपको क्या बताया था मैंने कि जो इस वाले अगर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको जो है पहले कुछ नहीं सेट्स नहीं गिवन, तो आपने खुद से अज्यूम करने हैं सेट्स 1 2 3 लेट्स से 4, और बी जो है वो मैं ले रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, इन दो सेट्स का जब यूनियन ले रहे हैं तो अगेन ए ही आ रहा है और ए बी जो है दिख रहा है वो सबसेट है, बी सबसेट ऑफ ए। ऑलराइट, उसके बाद आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ था, लेकिन किसी और बच्चे ने भी ये क्वेश्चन किसी पेज पे लिख के सेंड किए थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। किस में? जनरल, किस वाली इक्वेशन में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए इज इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन के लिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स था, मतलब बच्चे ने क्या क्वेश्चन शेयर किया था कि इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हों, उसका इनवर्स पूछा गया था। वैसे इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स से ए इनवर्स है, तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये वाला अगर सेट है हमारे पास, एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेस को आपस में रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो 3 2 और जो 5 और 1 है, सेकंड और थर्ड पोजीशन में जो है उनकी साइंस चेंज कर दो आपस में, 5 और -5 उनके साइन अपोजिट कर दो एक्चुअली में। ठीक है, वो -5 था तो +5 हो गया, ये 1 था तो -1 हो गया। और इनका जो माड होता है, मॉडुलस ऑफ ए, 2 इंटू 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 11, तो 11 डिवाइड हो जाएगा। तो ए इनवर्स आप कर सकते हैं, ये 11 अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं एक एक एलिमेंट के साथ। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 3/11 5/11 -1/11 2/11। मतलब ये एग्जैक्ट वो वाला मैट्रिक्स है नहीं जो पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे मेथड होता है, क्योंकि बच्चे ने जिसने भी शेयर किया है उसको ये याद नहीं था, उसने एटलीस्ट इतना बताया कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि मैग्नीट्यूड उसने कहा था, मतलब उसने ये सेट भी नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं दिया था। ठीक है, पूछा कि मतलब कोई सा भी रैंडम सा भी वो कोई मैट्रिक्स था, उसका जो डिटर्मिनेंट पूछा गया। अगर 2/2 होता है तो वो तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। 2/2 के लिए लेट से यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, तो इनका डायरेक्ट कर देते 2 into 4 8 - 3 जो कि 5 के बराबर है, ये डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन 3/3 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस तरह फाइंड करते हैं? 2 into 2 लिख के आप इस वाले दोनों को जो है छुपा लो। 1 into 2 सॉरी 1 into 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, 1 + 6 7, 2 into 7 लिखेंगे आप अंदर। उसके बाद -3 इंटू, अब क्या करेंगे उस वाले कोएफिशिएंट इनको छुपा दो। 1 और 0 into 2 0 होता है। ठीक है, तो 1 into 1 1 ही लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे, और +7 इंटू, अब ये वाले छुपा लो 1 into -3 तो ये -3 आ रहा है। इसका जितना आंसर आ रहा है रिपोर्ट कर दो। 14 - 3 - 21 इज इक्वल टू -10। ऑलराइट, इस तरह का क्वेश्चन इतने सिंपल। टीएन अगर जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस का ये है तो सीक्वेंस फाइंड कर लो। सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होगी? कुछ नहीं करना, 1 पुट करोगे तो टीएन है ना, 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो 1 पुट करने पे 1 - 2 1 का स्क्वायर T1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 - 2 इज -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास में। और T2 अगर आपसे पूछे तो T2 के लिए 2 पुट कर दो। 2 जैसे ही पुट किया 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 2 मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 आ जाएगा ओवरऑल आंसर। 2 से कैंसिल हो गया 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। और जब T3 फाइंड करेंगे तो 3 पुट कर देंगे, 3 पुट करेंगे तो 9 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और T3 जो है वो जाके जनरेट हो जाएगा 7/2, मतलब कुछ सीक्वेंस कुछ इस तरह बन रही है, -1/2 1 और 7/2 और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये 210 डिग्रीज है, इसको रेडियन में चेंज करना है।
टू 10 डिग्री, डिग्रीज को रेडियन में चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसका जो 0 0 में कैंसिल हो गया, कर सकते हैं, और से इसका 3 का टेबल जाते हैं, 3 का टेबल जाते हैं, तो 7 पाई बाई 6 इज आवर आंसर। 4x स्क्वायर पैराबोला अगर हमारे पास में कोई है रैंडम सा पैराबोला जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे राइट ओपन राइट वर्ड से या लेफ्ट वर्ड से एक, क्योंकि ए पॉजिटिव या नेगेटिव अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो लेफ्ट वर्ड से या तो राइट वर्ड से। ये मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया, आज इंशाल्लाह ये भी कर दूंगा, इसको देखने हैं वो देख ले, जिसका मतलब लेट में डेट्स जैसे लास्ट डेट्स में 25 के बाद है तो वो देख लें, मैं आज अपलोड कर दूंगा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले पैराबोला में से पास हो रहा है तो डायरेक्ट ये वाला पॉइंट इसमें से पुट कर दो। जैसे पुट करेंगे तो ए कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वाई की जगह -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 इंटू ए, 4a, एक्स की जगह 3, सॉरी एक्स की जगह 2, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है 9, 2 टाइम्स 4 इज 8, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ए की वैल्यू अगर 9/8 है, ठीक है, ए की वैल्यू 9/8 हो गई, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 9/8 होगी तभी जो पैराबोला जनरेट होगा एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, वो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह पुट करेंगे 9/8 इंटू एक्स, कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, ये वाला पैराबोला बन रहा है ओपन राइट वर्ड से, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये ओपन राइट वर्ड से, तो ए की वैल्यू क्या होगी 9/8, और ओरिजिनल जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है, उसकी ओरिजिनल जो इक्वेशन ए वाली सिर्फ वैल्यू हमने पुट की, पूछ क्या रहा था हमसे, ए की वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड ए, तो ए की वैल्यू तो 9/8 ही आई है, ठीक है। उसके बाद टू वेक्टर्स वर गिवन, डायरेक्ट कोई वेक्टर्स इसने बच्चे ने नहीं दिए, टू वेक्टर्स वर गिवन, मैथ्स का चैप्टर होता है ना वेक्टर्स लास्ट वाला, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आया, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है, सेकंड ईयर मैथ्स का, तो टू वेक्टर्स वर गिवन, फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ, ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर्स अगर आपके पास में गिवन लेट्स से ए और बी, तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है ए क्रॉस बी, अगर दो हमारे पास वेक्टर है लेट्स से ए और बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो लेट्स से सी रिजल्ट आता है, और सी जो है लेट्स से ए जो है आपका वो इस तरह था और बी जो है आपका इस तरह था, मतलब एक्स वाई प्लेन में थे ए और बी वेक्टर्स, और जो सी वेक्टर होगा ए क्रॉस बी करने पे ये थंब ऊपर को आ रहा है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर क्या, सारे के सारे प्लेन जो भी एक्स वाई प्लेन में जितने वेक्टर्स आ रहे होंगे या इवन सारे एक्स वाई प्लेन पे वो वाला वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जो इनका रिजल्ट बन रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो इनका रिजल्ट होगा वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, या फिर जो है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, इस तरह हो, पेज के निचले हिस्से में, अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको, इस तरह हो सीधा, तो ये परपेंडिकुलर है ना पेज के ऊपर, पेज लेट से आपका एक्स वाई कंपोनेंट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है या एक्स वाई प्लेन है, तो ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर जो कि रिजल्ट है ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, ए और बी अगर दो को वेक्टर से किसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है उनके ऊपर उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। माइट बी द क्वेश्चन लाइक दिस डेट, दो क्वेश्चन और थे वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इनकम्प्लीट थे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ये भी बस इस तरह बता दिया था कि यार जो है ना मतलब एक्सटर्नल डिवीजन पे क्वेश्चन आ गया था, तो एक्सटर्नल डिवीजन पे मैंने अपने आप से खुद क्वेश्चन बनाए, तो देखिए क्या होता है एक्चुअली इंटरनल डिवीजन में क्या हो रहा होता है, इंटरनल डिवीजन में ये अगर हमारे पास ये x1, y1 है और यहाँ पे x2, y2 है, लेट्स से ये बी पॉइंट है, लेट्स से ये ए पॉइंट है, ए और बी पॉइंट्स को कोई पॉइंट है p x, y, वो दोनों को m1 रेशियो x2 m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो अगर इनको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है तो इसका जो फार्मूला होता है ये वाला पॉइंट जो होता है एक्चुअली में वो बराबर होता है x, y इज इक्वल्स टू m1 रेशियो m1 x2 प्लस m2, जब इंटरनली डिवाइड कर रहे हो, ये इंटरनली डिवाइड किया है ना, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरह का कोई फार्मूला होता है, कामा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m2 y1, अगर राइटिंग सही नहीं है तो आप वर्ड को सुन लें, m1 y2 प्लस m2 y1 आपके बुक में भी है, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड में m1 प्लस m2 अगर इंटरनल डिवाइड कर रहे तो आपके पास क्वेश्चन था एक्सटर्नल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस साइन आ जाता है, ठीक है, तो x, y जो है उसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला होता है m1 x2 माइनस आपके पास में आ रहा है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, अगर रेशियो किस रेशियो में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तब ये वाला फार्मूला होगा। अच्छा यार फुली लिखना था ना, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2,
ये इस तरह का फार्मूला था। अब बस कुछ भी ना करो, एक्स वाई ही तो फाइंड करना है, वो रख दो, बाकी वैल्यूज पुट करते जाओ। m1 2 है, किस रेशियो में कट कर रहा है, 2:1 में, तो m1 की वैल्यू जो है हम 2 कंसीडर करेंगे और m2 की जो रेशियो m2 का जो वैल्यू है वो 1 कंसीडर कर लेंगे। सारे वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो जो आंसर जनरेट होता है m1 मतलब 2, x2 जो 2.2 है, x2 हमारे पास 2 है, 2 to the 4 m1 x2 माइनस m2 x1, m2 1 है, x1 जो है वो भी 1 है तो -1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 2 है -1, 2 - 1 कामा m1 y2, m1 कौन सा है, m1 2 है और y2 -3 है, ठीक है। तो 2 × -3 -6 माइनस m2 y1, m2 जो है वो 1 है, y1 भी 1 है, -1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय m1 जो है वो 2 है और m1 जो है सॉरी m2 वो 1 है, m1 2 है और m1 जो है m1 2 है और m2 1 है, तो 2 m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो 2 - 1 = 1। ये 2 - 1 बचता है, यहाँ भी 1 बचता है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो पॉइंट आ रहे दैट इज आवर आंसर। 4 - 1 = 3, -1 -6 इज -7, ये वाला पॉइंट है जो कि इस वाले लाइन सेगमेंट को जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट्स 1, 1 मतलब 1, 1 और 2, -3 को, 2, -3 को, इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है और पॉइंट जो एक्सटर्नल डिवाइड कर रही है इन दो को इन रेशो 2:1 वो पॉइंट है 3, -7, ठीक है। बाकी टोटल 18 क्वेश्चन किसी बच्चे ने शेयर किए थे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन मीनिंगलेस है, मतलब उनका कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या किसी को भी समझ नहीं है, वो इनकम्प्लीट थे बिल्कुल, बस कुछ भी लिख दिया था। सो होप्स हो कि वो मिल जाए अगर कहीं से विथ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा, ठीक है, कंप्लीट डेटा अगर मिल जाए उसके साथ, या फिर शिफ्ट 2 वाले MCQs के साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।